10वीं कक्षा की विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं बबीता पीजीटी फिजिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोहासरा से। आज की ऑनलाइन क्लास में हम विद्युत भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे और इस क्लास में हम प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, जैसे कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध, पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोध, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग और विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में सीखा था बेटा कि निम्नलिखित में से, जैसे कि विद्युत धारा के बारे में हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या था? V = IR। हमने देखा था कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपके पास कितने सर्किट दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत धारा बहेगा, यानी किस में से सबसे अधिक विद्युत धारा बहेगी। तो रेजिस्टेंस देखो, बैटरी दी हुई है सेम 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम, 2 ओम, 8 ओम, 10 ओम। तो मैंने अभी आपको बताया रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा है उसका करंट क्या होगा? कम होगा। तो हम रेजिस्टेंस को लगाते हैं 10, फिर 8, फिर 5, फिर 2। यहाँ पर देखिए सबसे कम रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम का है, वो बी का है। जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसका करंट क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। अब ये तो हो गया सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट का बेटा हमारे घरों में कोई यूज़ नहीं होता। घरों में डेली लाइफ में तो हमें कैसे सर्किट चाहिए? कम्प्लेक्स सर्किट चाहिए। जैसे कि हम देखो 2 सर्किट जुड़े हों, 3 सर्किट जुड़े हों, 4 सर्किट जुड़े हों। इस सर्किट का मतलब मेरे अवयव से है। बल्ब हो गया, कोई भी मतलब टीवी का स्विच हो गया या पंखा हो गया, इस टाइप से। और इसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। अब ये श्रेणी क्रम क्या है? मुझे तो श्रेणी क्रम का नहीं पता। देखो आप सब लाइन बनाते हो ना सुबह सुबह प्रेयर में। ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका क्या है? राइट हैंड है। ये दूसरे बच्चे का लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है। ये तीसरे बच्चे का लेफ्ट हैंड है और ये आपका क्या है? राइट हैंड है। तीसरे बच्चे का राइट हैंड है। तो देखिए, एक का लेफ्ट, दूसरे का राइट, तीसरे का लेफ्ट, चौथे का राइट। समझ में आ रहा है ना आपको कि भाई एक बच्चे का लेफ्ट दूसरे बच्चे के राइट से अटैच है। तो हम इस टाइप के सर्किट को क्या बोल सकते हैं कि कौन सा सर्किट है? सीरीज में। चलो एक छोटी सी एक्टिविटी से देखते हैं कि भाई ये क्या है सर्किट जो हम श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम बोल रहे हैं, ये क्या है। देखिए आप यहाँ पर, ये कोई भी रोड है, इस पे टोल लगा हुआ है, गाड़ियाँ रुक रुक के जा रही हैं, एक टाइम में एक ही गाड़ी क्रॉस कर रही है। तो हमने सोल्यूशन निकाला, किसी ने सोल्यूशन निकाला कि 2 टोल कर देते हैं। फिर भी देखो एक गाड़ी को 2 बार रुकना पड़ रहा है। वही ट्रैफिक जैम वही है, 3 बढ़ा दिए तो भी एक गाड़ी 3 बार रुक रही है, यानी यहाँ से एक गाड़ी ही एक बार में क्रॉस कर पा रही है। जैम वही का वही है, अवरोध उत्पन्न होता जा रहा है। चौथा टोल लगा दिया, चौथा टोल लगाने से भी क्या हो जाएगा? एक टाइम में एक गाड़ी ही जाएगी। तो फिर क्या है, इसका सोल्यूशन क्या निकला? परेशान हो गए क्योंकि अवरोध ज्यादा उत्पन्न हो गया। तो इसका क्या सोल्यूशन निकाला बेटा? इसका सोल्यूशन ये निकाला गया कि अगर हम क्या करते हैं, इन टोल को, जब हमने इन टोल को स्ट्रेट लाइन में इस तरफ लगाया, हॉरिजॉन्टल लगाया, अगर हम वर्टिकली लगाते हैं तो देखिए एक टाइम में 2 गाड़ियां निकल सकती हैं। 3 टोल लगाए तो एक टाइम में 3 गाड़ियां निकल सकती है। ट्रैफिक भी जाम नहीं हो रहा है और स्पीड भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। फिर हमने क्या किया, एक टाइम में 4 टोल लगाए। 4 लगा देंगे तो एक टाइम में 4 गाड़ियां जाएंगी। देखो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जब हमने एक टाइम में इधर टोल की संख्या बढ़ाई तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। अवरोध क्या हो गया? बढ़ गया। तो इन टोल को हम अपने रेजिस्टेंस से रिप्लेस भी कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या हो जाएगा? करंट क्या होगा? कम हो गया। करंट कम होने से क्या होगा? अवरोध उत्पन्न हो गया। जब हमने उनको पैरेलल में लगाया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि सभी गाड़ियां आसानी से निकल रही हैं। और आसानी से निकलने का मतलब क्या है बेटा? कि कोई किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर टोल को क्या कर सकते हो? अपने रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो। दूसरे टोल को दूसरे रेजिस्टेंस से, तीसरे टोल को तीसरे रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो। तो हमने इसको R1, इसको R2 और इसको R3 मान लिया। जब हम क्या करते हैं, इनको सीरीज में लगाते हैं। देखिए इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, इसका लेफ्ट है, इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, इसका राइट है। मैंने अभी आपको बताया ना, अगर लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन हो तो वो कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट क्या होगा? कम होगा, अवरोध ज्यादा उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए हमने पहले केस में क्या किया, एक टोल लगाया, गाड़ियां ऐसे जा रही थी, एक गाड़ी निकल रही थी, 2 टोल लगाए, गाड़ियां एक ही निकल रही थी पर एक गाड़ी को 2 बार रुकना पड़ रहा था। उसके लिए क्या होगा बेटा? फिर 3 टोल लगाए। 3 टोल लगाने से क्या होगा? हमारे पास एक गाड़ी 3 बार जा रही थी,
4 टोल लगाने से क्या है, एक गाड़ी 4 बार जा रही थी। परंतु जब हमने देखा कि हमने क्या किया है, टोल तो बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस बढ़ा दिए। रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा, करंट तो कम होगा ना, करंट कम होगा तो अवरोध उतना ही ज्यादा उत्पन्न होगा। परंतु जब हमने दूसरे केस में हमने क्या किया था, हमने इनको क्या किया, पैरेलल में जोड़ दिया। अब पैरेलल समझ में आया, जैसे आप सुबह प्रेयर में खड़े होते हो ना लाइन बना के, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। आपके जो पीछे वाला बच्चा है उसके साथ आपका लेफ्ट मैच कर रहा है, राइट से राइट मैच कर रहा है, लेफ्ट से लेफ्ट मैच कर रहा है, राइट से राइट मैच कर रहा है। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, हमने यहाँ पर जो अभी हमने केस किया था, इसमें क्या किया बेटा, हमने एक रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लाके हमने एक रेजिस्टेंस लिया और उसको हमने क्या किया, दूसरा रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में ऐड कर दिया। पैरेलल में ऐड करने से एक टाइम में 2 गाड़ियां निकल रही थी। फिर हमने तीसरा केस किया, 3 गाड़ियां निकाली। फिर चौथा केस किया, 4 गाड़ियां निकल रही थी। तो इस टाइप से हमने देखा कि रेजिस्टेंस और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन किस टाइप से होते हैं। अब देखिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और देती हूँ आपको। हमने क्या किया, एक सिंपल सर्किट लिया। सिंपल सर्किट में हमने एक बल्ब लगाया। एक बल्ब लगाने से उसकी चमक क्या होगी, ज्यादा होगी। पर जैसे बेटा मैंने दूसरा बल्ब लगाया तो मैंने देखा इसकी चमक कम हो गई। इसकी चमक मुझे समझ नहीं आया क्यों चमक कम हुई। फिर मैंने तीसरा बल्ब लगाया, देखा कि तीनों की चमक क्या होगी, कम होगी। तो मुझे ये एग्जाम्पल याद आया कि जब हमने क्या किया, तीनों को सीरीज में जोड़ दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट क्या होगा, कम होगा, और चमक भी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। जैसा कि आपको यहाँ पे पता है कि जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है और धारा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब मैंने इसको दूसरे तरीके से करके देखा, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे मैंने ये बीच वाला बल्ब लिया, पहले बीच वाला बल्ब लेके टेस्ट बल्ब के साथ कनेक्ट किया। तो जब मैंने दोनों को सीरीज में लगाया, क्योंकि पहले तो ये सीरीज में ही होंगी ना, सीरीज में लगाने से क्या हो जाएगा कि भाई ये जो टेस्ट बल्ब है इसकी जो चमक है वो कम हो गई। फिर मुझे ये हुआ भाई इसमें भी चमक कम होगी। फिर मैंने इसको क्या किया, इसके साथ पैरेलल में दूसरा बल्ब लगा दिया। तुरंत रिजल्ट आया कि जो टेस्ट बल्ब है, ये जो मैंने टेस्ट बल्ब लगाया था, इसकी जो चमक है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। फिर तीसरा बल्ब लगाया, तीसरा बल्ब लगाने से भी इसकी चमक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या आया कि जब किसी भी प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है कि बल्ब जो है, टेस्ट बल्ब जो है, उसकी चमक बढ़ गई, यानी रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, कम हो गया, और करंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से चमक बढ़ जाती है। जब पार्श्व क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं ना तो धारा बढ़ती है और कुल प्रतिरोध कम हो जाता है। अब हम देखेंगे कि जैसे हमने ये देखो, हमने श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा है, सर्किट आपको पता है। जब हमने इसको जोड़ा तो मैंने एमीटर लगाया, हर एक के साथ यहाँ पे मैंने एमीटर कनेक्ट करके देखा, यहाँ एमीटर, और यहाँ भी मैंने एमीटर कनेक्ट करके देखा, यहाँ भी मैंने एमीटर कनेक्ट करके देखा। मैंने देखा कि तीनों में करंट की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है भाई, सेम आ रही है। तो अब हम वोल्ट मीटर लगा के देखते हैं वोल्ट मीटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पर जब मैंने यहाँ वोल्ट मीटर लगाया तो वोल्टेज सबकी अलग अलग, हर रेजिस्टेंस की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या आया बेटा, डिफरेंट आया। अब इसमें क्या है कि करंट तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सीरीज में मतलब श्रेणी क्रम में करंट क्या रहता है, सेम रहता है, और V क्या हो जाता है, डिफरेंट, यानी अलग हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप टोटल पोटेंशियल यानी जो वोल्टेज है उसको ऐड ऑन करके आप अपना निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, V1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, IR1, क्योंकि करंट तो कितना जा रहा है, यहाँ से I जा रहा है। यहाँ पर V2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, IR2। यहाँ पर V3 की वैल्यू कितनी होगी पुत्र, IR3। और टोटल पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, V = V1 + V2 + V3। जैसे कि आपको पता है तो V किसके इक्वल हो जाएगा, V होगा हमारा IRS। S कुछ नहीं है, S मैंने लिया सीरीज के लिए यानी श्रेणी क्रम के लिए। तो IRS = IR1 + IR2 + IR3। अब आप देखो यहाँ पर क्या IRS है, यहाँ पे I है, यहाँ भी I है, यहाँ भी I, इसका मतलब I तीनों में क्या है, कॉमन है, हम बाहर ले सकते हैं। R1
प्लस R2 प्लस R3 और यहाँ पे IRS। I से कट गया I क्योंकि दोनों क्या है डिवीजन में है, तो RS यानी सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आया R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब क्या है कि जब हम प्रतिरोधकों को सीरीज में जोड़ते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, ज्यादा आता है, प्रतिरोध क्या आता है, ज्यादा आता है। एक छोटा सा पॉइंट और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। माना कि ये बल्ब लगा दिया हमने बीच में, ये भी यहाँ पर बल्ब है, ठीक है, यहाँ पर भी ये क्या है बल्ब है, 3 बल्ब हमने लगा दिए। अब मानो ये श्रेणी क्रम में ऐड है। श्रेणी क्रम का एक नुकसान ये भी हमें, अगर ये बीच वाला बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, लक बाय चांस फ्यूज हो जाए तो नेक्स्ट बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा सर्किट टूट जाता है। ये श्रेणी क्रम का हमारे पास एक ड्रॉबैक है कि श्रेणी क्रम में अगर एक भी बल्ब या एक भी अवयव बीच में से खराब हो जाता है तो वो करंट आगे फ्लो नहीं करेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा, इस टाइप से आप इसको लिख भी सकते हैं। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V किसके इक्वल होता है IR, देन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V इज इक्वल टू IR1। और ये डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको समझ में आ गया होगा कि डायग्राम किस टाइप से बनाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे हिसाब से आपको। हमने ये जो एक्सप्रेशन है ये ड्रॉ करके मैंने आपको दिखाया है। RS किसके इक्वल आया है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको अपनी नोटबुक्स में भी नोट करना है, ये अच्छे से लर्न भी करना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बेटा। आगे जब आप हायर क्लासेस में साइंस लेते हो तो वहाँ पर भी ये आपकी क्लास में आता है। अब देखो एक विद्युत लैंप दिया हुआ है, एक का प्रतिरोध कितना है 20 ओम है और दूसरे का 4 ओम है। दिख रहा है ना आपको सर्किट में, ये 4 ओम का लगा हुआ है, ये बल्ब है, इसका प्रतिरोध कितना है 20 ओम है। ये किस में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए। श्रेणी में है, ये लेफ्ट है, ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, तो कौन सा हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। श्रेणी क्रम में अभी हमने पढ़ा है RS किसके इक्वल होता है R1 प्लस R2, तो किसके इक्वल आ जाएगा 20 प्लस 4 यानी 24 ओम आ गया। वोल्टेज कितनी दी हुई है 6 वोल्ट दी हुई है, तो करंट कैसे निकालेंगे, करंट का फॉर्मूला क्या होता है V बटे R। ये ओम्स लॉ आपको याद होगा ना, हमने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू I R। V की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट और इसकी कितनी है 24 वोल्ट। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो 1/4 एम्पियर। या हम इसको छोटे में सोल्व करके देख सकते हैं 0.25 एम्पियर। इस टाइप से आप पहली विद्युत धारा की वैल्यू निकाल सकते हो। अब ये देखो, आपने घरों में, अब दिवाली आ रही है, लड़ियाँ तो आप सभी लगाओगे, ये तो आपके पास सामने एग्जाम्पल है। हम घरों को सजाते हैं, शादी में भी सजाते हैं, कोई फंक्शन होता है तो भी सजाते हैं, और अब तो मौका आ ही रहा है हमारे पास दिवाली का। ये लड़ियाँ आपने देखी होगी, लड़ियों में बल्ब कैसे अटैच होते हैं, जैसे हमारी लड़ी है, मैं छोटा सा करके दिखा देती हूँ। ये बल्ब हो गया, ये बल्ब हो गया, ये बल्ब हो गया। आपने देखा होगा कई बार आपकी लड़ी नहीं जलती, फिर आप ढूंढते रहते हो कौन सा बल्ब खराब हो गया, कौन सा बल्ब खराब हो गया। उसका रीजन ये है कि बेटा जैसे ये लड़ी है, सपोज करो ये बल्ब खराब हो गया, एलईडी बल्ब, यहाँ से इसका कनेक्शन टूट गया, किसी भी रीजन से ये खराब हो गया, तो नेक्स्ट बल्ब भी ग्लो नहीं करेंगे, यानी आपकी वो लड़ी क्या हो जाती है, फिर पूरी खराब हो जाती है। आगे से आप ध्यान रखोगे कि कोई भी लड़ी में से कोई भी बल्ब खराब हो जाता है तो या तो बल्ब को रिप्लेस कर दो, क्योंकि आगे करंट उसकी वजह से ही नहीं जाता। और जो लड़ियां हैं ये लगी होती हैं, अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक लड़ी का बल्ब फ्यूज हो गया तो बाकी सारी लड़ियां भी फ्यूज होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो लड़ियों का कनेक्शन होता है वो किस में होता है, वो पार्श्व क्रम में होता है। वो कौन से क्रम में होता है बेटा, पार्श्व क्रम में होता है। और जो लड़ी के बल्ब हैं वो किस में होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं। मैंने अभी आपको बताया है श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम क्या होता है। अब हम प्रतिरोध को किस में जोड़ेंगे, पार्श्व क्रम में। सर्किट डायग्राम मैंने अभी आपको बताया था, पर जब मैंने क्या किया, इसके साथ वोल्टेज जोड़ी, जैसे वोल्ट मीटर जोड़ दिया यहाँ पर, ये तो पूरे सर्किट के साथ जोड़ दिया ना। अब मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में करके देखूंगी। R1 के साथ जोड़ दिया तो भी वोल्टेज कितनी आई, VI। R2 के साथ जोड़ा तो भी VI। R3 के साथ जोड़ा तो भी कितनी आई, VI। तो यहाँ पर वोल्टेज सेम रहती है। अब क्या डिफरेंट होगा, जब मैंने इसके साथ एमीटर जोड़ा, एमीटर जोड़ने से तीनों की रीडिंग क्या आई, अलग अलग आई। यहाँ से करंट I1 जा रहा था, यहाँ से करंट I2 जा रहा था, यहाँ से करंट I3 जा रहा था। इसका मतलब यहाँ से एक रिजल्ट और निकल गया कि जब हम प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो जो इनका वोल्टेज है यानी विभवांतर है वो तो क्या रहता है बेटा, सेम रहता है।
और जो करंट है वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। पर जब हमने श्रेणी क्रम में जोड़े थे तो आई क्या था, सेम, और वी क्या था, डिफरेंट। ये देखो दोनों चीजें अलग होगी ना। जब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो आई सेम और वी डिफरेंट, जब हमने पार्श्व में जोड़ा तो वी सेम और आई डिफरेंट। याद तो रहेगा आपको, ये देखना। फिर हमने टोटल करंट कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस आ जाएगा। मैं यह थोड़ा सा आपको करके दिखा देती हूँ। पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे अब हमें पता है I किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू ये देखो V बटे RP, यहाँ पर पुट कर देंगे V डिवाइड बाय में RP। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V डिवाइड बाय में R1, V डिवाइड बाय में R2, V डिवाइड बाय में R3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे V डिवाइड बाय में R1 प्लस V डिवाइड बाय में R2 प्लस V डिवाइड बाय में R3। देखो V सेम है तो V कॉमन बना के क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। V 1 बाय RP इज इक्वल टू V 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। V से कट गया बेटा V, तो 1 बाय RP किसके इक्वल आ गया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 आ गया ना। यानी देखो जब हम पैरेलल में ऐड करते हैं तो रेजिस्टेंस उल्टा हो गया ना, 1 बाय हो गया बेटा। 1 बाय का मतलब क्या है, जितना ज्यादा होगा उतना ही कम होगा। आरपी की वैल्यू जितनी ज्यादा, देखो आरपी क्या है, उल्टे में आ गया। उल्टा का मतलब जब भी किसी चीज को उल्टा कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक घट जाती है। अब हमारे पास 100 है, 100 को अगर हम 1 बाय 100 करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पैरेलल में ऐड करते हैं रेजिस्टेंस को तो प्रतिरोध कम रहता है। वो गाड़ियाँ निकलने वाली बात मैंने आपको बताई थी ना, तो वहाँ पर आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया, आप अपनी इनसे नोट कर सकते हो आपकी नोटबुक में। थोड़ा सा सोचते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है वो क्या है। एक ग्रामीण घर में 2 बल्बों को पार्श्व क्रम में जोड़ दिया। पार्श्व क्रम में जोड़ते याद आ जाना चाहिए आपको कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम और करंट की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। और एक चीज फ्यूज हो जाए, जैसे बल्ब फ्यूज हो गया, दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम लाइट चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, अगर हम श्रेणी क्रम में ऐड करते हैं, अगर हमारे पंखे में कोई भी फॉल्ट आ गया, जब हम श्रेणी क्रम में ऐड करते हैं पंखे में कोई फॉल्ट आ गया तो बेटा सारे ऑपरेटर्स क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। पर जब हम पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो अगर बल्ब फ्यूज हुआ तो बाकी सारी चीजें यूं की यूं चलती रहेंगी। तो घरों में कनेक्शन कैसा होता है ये याद रखना आपको, पार्श्व क्रम में होता है। तो अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। पार्श्व क्रम में प्रतिरोध के साथ बैटरी से जोड़ा गया एक बल्ब फ्यूज हो जाने पर दूसरा बल्ब ठीक से काम कर रहा है। क्यों कर रहा है, सवाल अब ये है। तो आपको पता ही है बल्ब एक ही धारा साझी करते हैं, नहीं, क्योंकि पार्श्व क्रम में धारा क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। पार्श्व क्रम में प्रतिरोध सर्किट में प्रत्येक बल्ब पर समान वोल्टेज रहता है। वोल्टेज क्या रहती है, समान रहती है, जिससे दूसरा बल्ब स्वतंत्र रूप से काम करता है। हमने क्या कहा है कि जब हम पैरेलल में ऐड करते हैं तो जो आई है वो डिफरेंट हो जाती है और वी क्या होता है, सेम होता है। तो ये बात सही है। ए जब एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, दूसरा बल्ब चलता रहता है, नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं है। सर्किट में आपूर्ति की जाने वाली शक्ति कम हो जाती है जिससे एक बल्ब बंद हो जाता है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। अभी शक्ति का कंसेप्ट भी हम आगे करेंगे। तो हमारा सही आंसर क्या है, बी, कि इसमें क्या है, समान वोल्टेज रहती है। जब हम पार्श्व क्रम में ऐड करते हैं किसी भी सर्किट में कोई भी अवयव तो उसमें क्या रहती है, वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिफरेंट हो जाता है। आपने घरों में देखा होगा कि जब भी आप कोई भी उपकरण ज्यादा देर चला देते हो, बल्ब का ही एग्जांपल ले लेते हैं, मिक्सी का ले लेते हैं, कि थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पर आप हाथ लगा के देखोगे ना, यहाँ पर हाथ लगा के देखोगे तो ये क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। उसका रीजन क्या है, कभी सोचा है आपने उसका रीजन क्या है? ये है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, गर्मी, उष्मा। हम सर्दियों में हीटर जलाते हैं ना हीटर, तो वो कैसे होता है,
उसमें हम कौन सी वायर लेते हैं? विद्युत धारा के कारण विद्युत ऊष्मीय प्रभाव में उत्पन्न परिवर्तन विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। हम प्रेस भी लेते हैं ना बेटा, प्रेस से हम जैसे बल्ब जलाते हैं, बल्ब के इधर हाथ लगा के देखो, थोड़ी देर के बाद ये क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। देखिए जो वायर है ना, ये वायर कॉपर वायर आई हुई है, इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इनको फ्लो करने के लिए पाथ मिल जाता है। जब ये चलते, जब हम किसी भी ऑपरेटर्स को विद्युत धारा देते हैं तो वो किस में बदल जाती है? दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ तो क्या कर देते हैं? दूसरे में परिवर्तित। जैसे ये हमें बल्ब में दिया तो इससे हमें क्या मिलती है? हीट भी मिलती है, लाइट भी मिलती है। दो प्रकार से ऊर्जा में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में क्या करते हैं? टकराते हैं। टकराने के कारण ये क्या हो जाते हैं? एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपनी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ताप में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे प्रेस है, एग्जाम्पल ये प्रेस का देखो, हम प्रेस करते, गर्म करते, हम दे तो इसको बिजली ही रहे है ना। इसका मतलब क्या? जो हमने इसमें गर्मी उत्पन्न की विद्युत धारा की वजह से, जो ताप उत्पन्न हुआ, हमने उसको यूज कर लिया कपड़ों को प्रेस करने के लिए एक ऑपरेटर्स के थ्रू। इसमें होता कुछ नहीं है, सिर्फ एक वायर होती है स्पाइरल सी, वो गर्म हो जाते, गर्म होने के बाद ये जो बाहरी प्लेट है जिससे हम कपड़ों पे घिसाते हैं, ये गर्म हो जाती है और हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं? सिलवटें खत्म हो जाती है, प्रेस हो जाती है। विद्युत ऊर्जा हमने बल्ब को दी तो हमें क्या मिला? ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा। जूल के तापीय नियम का आपको पता है, H किसके इक्वल आया है हमारा? I स्क्वायर RT। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हो बेटा, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। I क्या है यहाँ पर? करंट, R क्या है? प्रतिरोध, और T क्या है? समय। इस टाइप से आपने घरों में कोई ऑपरेटर्स देखा है क्या बेटा? जी हाँ, ये आपका क्या है? मीटर, जिसको आप क्या बोलते हो? मीटर लगा हुआ है। अब रीडिंग वाला आता है, ये सारी चीजें नोट करके लेके जाता है ना। क्या है ये? मुझे तो नहीं पता। ये इस टाइप का बिल फिर आपके घरों में आता है, जहाँ पर ये सारी रीडिंग लिखी होती है। आपकी 29 दिन का बिल आया है, न्यू डेट्स 2/3/2019, 2/3/2000। एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लगाइए, 29 दिन का बिल है। MDI यानी जो मीटर इतनी जो यूजेस है रीडिंग्स की, इतनी रीडिंग्स आई हैं। यूनिट क्या है? किलोवाट आवर है। ओल्ड की कितनी रीडिंग थी, वो कंपैरिजन करके आपके घरों में क्या आता है? बिल आता है। इसके हिसाब से आपको देना पड़ता है। ये हमें क्या बताता है? घरों में यूज की गई विद्युत ऊर्जा का माप करता है। इस टाइप से आपने देख लिया होगा। और ये क्या है? देखो, वाट आवर मीटर लिखा हुआ है ना, वाट आवर मीटर। और वाट आवर यूनिट तो है बेटा, पर ये क्या है? स्मॉल यूनिट है। इसको हम किस में मापते हैं? बड़ी यूनिट क्या है? किलोवाट आवर। तो हम यहाँ पर आगे शक्ति जब भी पढ़ेंगे तो उसको किस में पढ़ेंगे? किलोवाट आवर में पढ़ेंगे। शक्ति क्या होती है? शक्ति होती है किसी भी विद्युत उपकरण द्वारा उपभोग या व्यय की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को मापता है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? व्यय की गई ऊर्जा डिवाइड बाय समय बराबर है P। ये तो आपको पता ही है, सभी अच्छे बच्चे हैं। P क्या है? शक्ति, W क्या किया गया कार्य, और T क्या है? समय। अब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि हम जो काम करते हैं वो किसके इक्वल होता है? हमारी ऊर्जा के इक्वल ही तो होता है ना। तो हमने यहाँ W को किसके इक्वल मान लिया? E। हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या आ गया? P इज इक्वल टू E/T। इसको हम किस में मापते हैं? वाट आवर मैंने आपको बताया था, पर वो छोटी यूनिट है इसलिए हम इसको किलोवाट आवर में मापते हैं। और शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वाट। 1 वाट किसके इक्वल होता है बेटा? 1 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पियर, यानी 1 वाट किसके इक्वल है? वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पियर। देखा होगा आपने घरों में इस टाइप से मीटर, जिसपे लिखा है किलोवाट आवर, और ये रीडिंग क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। 9 फिर 0 हो जाएगी, यहाँ पर 8 हो जाएगा। इस टाइप से ये रीडिंग्स क्या होती रहती हैं? चेंज होती रहती है। तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय का क्या होती है? गुणनफल होती है। इसका मात्रक क्या है? वाट आवर है। पर ये छोटी सी यूनिट है, इसको हम यूज नहीं करते। हम किसको करते हैं ज्यादातर यूज? किलोवाट आवर को यूज करते हैं। तो अब 1 किलोवाट आवर को हम बदल के देखेंगे बेटा। 1 किलो में कितना होता है? 1000। आवर का मतलब क्या होता है हिंदी में? घंटा। तो क्या हो जाएगा? 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होगी? 3600 सेकंड होगी। तो यानी 1 किलोवाट आवर में जब हम इसका मान रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1000 गुणा 3600। इसको करेंगे हम, कितना आ गया? 36 गुणा 10 की पावर 5।
पर बेटा 36 बहुत ज़्यादा। जब हम मैथमेटिकल टर्म्स को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं यानी 10 की शक्ति में करते हैं तो मिनिमम होना चाहिए। तो पॉइंट तो हम करेंगे नहीं, अगर हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो क्या होगा, 0 से कम हो गया। अगर हम 0.36 करते हैं तो ये तो क्या हो गया, 0 से कम हो गया। 0 से कम नहीं लेंगे तो हम क्या करेंगे, 36 गुणा 10 की पावर 5 तो था ही हमारे पास, 10 से गुणा कर देंगे और 10 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। गुणा वाला तो इसमें ऐड हो जाएगा, भाग वाले से डेसिमल बन जाएगा। तो कितना बनेगा, 3.6 गुणा 10 की पावर 6। ठीक है, यही आपके पास आ गया। तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। तो हमने आज की जो क्लास है उसमें जो जो पढ़ा है एक बार उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, सभी प्रतिरोधक एक के बाद एक जुड़ जाते हैं, यानी जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद आता है वो बहुत ज्यादा आता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आप प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ोगे कि जो कुल प्रतिरोध है वो कम आए, तो इसका मतलब कि आप वहां पर क्या कहोगे कि उनको किस टाइप से जोड़ा जाता है, पार्श्व क्रम में। अगर ये पूछा जाए कि उनको किस प्रकार से जोड़ा जाए कि प्रतिरोध ज्यादा आए, तो आपका आंसर होना चाहिए श्रेणी क्रम। मेरे को उम्मीद है बेटा आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज की ऑनलाइन क्लास के बेसिस पे हम थोड़ा सा होमवर्क भी करेंगे। हमने विद्युत शक्ति भी की है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव भी हमने पढ़ा है। और गृह कार्य के लिए आपके पास प्रश्न 1, 2, 3 पेज नंबर 27 से। इसके अलावा आप कुछ सवाल और भी हल कर सकते हो, जैसे कि प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3। थैंक यू।